H.C. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव 1 में जो क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए वेक्टर इज नॉट चेंज इफ it is rotated through an arbitrary angles. It is multiplied by an arbitrary angles. It is multiplied by an unit vector. It is slide parallel to itself. कहने का मतलब है कि जो वेक्टर है वो इन चारों में से ABCD जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन लागू होगा जिससे चेंज नहीं करेगा। तो पहले ऑप्शन पे विचार करते हैं। इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल्स। देखिए एक बात है, जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में दो चीज होता है। एक तो होता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। इन दोनों में से किसी एक में चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये पहला ऑप्शन है, इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल। ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ कोई वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के अलोंग। इस वेक्टर को हमने अल्फा एंगल से रोटेट करा दिया। तो अब ये वेक्टर ए नहीं रहा, अब ये मान लीजिए नाम दे दीजिए ए डैक्स वेक्टर हो गया। इसलिए कि इसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए कि इसको मानते हैं 3i कैप, तो अब ये 3i कैप नहीं रहा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। यह एक्स में भी है और वाई में भी है। तो डायरेक्शन चेंज होता है तो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो पहला तो होगा नहीं। ये कह रहा है ना कि वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, तो ये नहीं होगा। अगर इसके एंगल को चेंज कर दिया जाए तो वेक्टर बदल जाएगा। दूसरा, इट इज मल्टीप्लाई बाय एन आर्बिट्री। ये जो क्वेश्चन है, इट इज मल्टीप्लाई बाय एन आर्बिट्री एंगल नहीं होगा, यहाँ पे स्केलर होगा। स्केलर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है 4i कैप है। अब इसमें हमने कोई आर्बिट्री स्केलर से गुना कर दिया तो ये 20i कैप बन गया। तो इसकी तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गई। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर b है, तो ये वेक्टर c हो जाएगा।
क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड में अंतर हो जाएगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो ये 4 के बराबर होगा, और वेक्टर c का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 20 के बराबर होगा। हाँ, डायरेक्शन एक ही है लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया। तो मैं बोला कि वेक्टर जो है, वेक्टर दो प्रकार से चेंज किया जा सकता है, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया जाए या इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी चेंज करने से वेक्टर चेंज हो जाएगा। तीसरा है इट इज मल्टीप्लाई बाय ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए समझ लीजिए, मान लीजिए ये आई कैप है, ये जे कैप है, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर हम ये आई कैप को लेते हैं, यूनिट वेक्टर है, और इसमें एक यूनिट वेक्टर जे कैप से गुना कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा के कैप। तो के कैप जो मिला वो आई कैप के बराबर नहीं है। आई कैप नॉट इक्वल टू के कैप। हाँ, मैग्नीट्यूड एक ही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। ये जेड एक्सिस की बात हो गई, ये एक्स एक्सिस की बात हो गई। तो कहने का मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब है कि इट इज स्लेट पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा। क्यों होगा? तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, इसको नाम दे दीजिए सी वेक्टर। इसी के पैरेलल एक हमने ले लिया डी वेक्टर, और जितना सी का मैग्नीट्यूड है उतना डी का मैग्नीट्यूड है, और दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी 0 डिग्री होगा। तो ये फंडामेंटल चीज है वेक्टर का, कि एक वेक्टर को पैरेलल अगर कहीं शिफ्ट कर देते हैं तो न उसके डायरेक्शन में चेंज होगा, न उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, वो वेक्टर वही रहेगा। तो यही ऑप्शन होगा, इट इज स्लेट पैरेलल टू इटसेल्फ। देखिए, H.C. वर्मा का जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है, इसका जो न्यूमेरिकल है वो बनाने से जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। इसमें कितनी बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें आ गई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक चीज और यहाँ है, समझना चाहते हैं तो जब इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया और ये एक ही वेक्टर है, तो ये वेक्टर भी एक ही होगा, वेक्टर सी बराबर वेक्टर डी। क्योंकि ये क्या है, ये पैरेलल स्लाइड है।
क्वेश्चन तो हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखने के लिए हम पहले उसे सादे पेज पर लिख लेते हैं और उसी के सहारे बोर्ड पे उतारते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the sets given below may represent the magnitudes of three vectors adding to 0। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 2, 2, 4, 8। दूसरा ऑप्शन है 4, 8, 16। तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 1 और चौथा ऑप्शन है 0.5, 1, 2। कहने का मतलब है, कह रहा है कि विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो है 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है अलग अलग। अब कह रहा है 3 वेक्टर एडिंग टू 0, मतलब कि इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ने के बाद वो 0 आ जाए। मतलब कि वो जो वेक्टर जोड़ा जाए, वेक्टर का सम जो हो 0 के बराबर आ जाए। तो देखिए उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 वेक्टर है A, B, उसका रिजल्टेंट है R, तो इसका मॉड लेस देन वेक्टर R के रिजल्टेंट का मॉड लेस देन ये वेक्टर AB के एडिशन का मॉड। इससे भी निकाल सकते हैं। और नहीं तो एक सिंपल तरीका है कि इसमें देखेंगे कि मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला 2 वेक्टर कौन कौन है। मान लीजिए कि जैसे इसको लेते हैं, तो इसमें मिनिमम मैग्नीट्यूड या इसको ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट of all
we choose that minimum magnitudes of two vectors यहाँ जोड़ दीजिए दी एडिशन ऑफ minimum magnitude of two vectors greater than equal to the other three. इसके सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके सहायता से निकालना चाहें तो मान लीजिए कि a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो गया। अब देखिए ये इसका ये 8 हुआ यहाँ r, फिर 4 2 6, तो ये नहीं लागू होता है ना। r जो है r जब 8 हो गया तो वो लेस देन इक्वल टू 6 के बराबर थोड़े हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस अनुसार भी आप बारी बारी से देख सकते हैं, लेकिन आसानी होगा कि इसके अनुसार देखें। तो इसी के अनुसार देखिए, इसमें मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर क्या है, एक 2 है और एक 4 है। ठीक है, 4 2 का सम क्या हो गया 6। अब 6 जो है वो 8 से बड़ा नहीं ना है, ये बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये तो छोटा है 8 से, तो ये नहीं लागू होगा। ऑप्शन बी में देखिए मिनिमम मैग्नीट्यूड 4 8 है, तो इसको जोड़ दीजिए, 4 जोड़ 8 इक्वल टू 12। अब 12 भी छोटा हो रहा है 16 से, तो ये भी नहीं लागू होगा। 1 to 1 को चलिए तो मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला 2 लीजिए, 1 + 1, ये क्या हो गया 2, और अधिक मैग्नीट्यूड वाला 2 है तो 2 बराबर 2, तो देखिए एक बराबर वाला कंडीशन लागू हो गया। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू वाला लागू हो गया, इसलिए ये होगा। इसको चलिए मिनिमम मैग्नीट्यूड 2 का है 0.51, तो ये 1.5 हो गया। अब ये क्या है 2 से छोटा है, तो यहाँ बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं लागू होगा। तो इसमें कौन लागू होगा, ये लागू होगा। तो इस प्रकार से इसके सहायता से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ये 2 है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। The resultant of vector A and vector B makes an angle alpha with A and beta with B, वेक्टर B। तो इसमें से कौन सही होगा? अल्फा लेस देन बीटा, दूसरा है अल्फा लेस देन बीटा इफ A लेस देन B। तीसरा है अल्फा लेस देन बीटा if A is greater than B। और चौथा है अल्फा लेस देन बीटा इफ A बराबर B। देखिए यहाँ पर जो फंडामेंटल कंसेप्ट काम आता है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए द रिजल्टेंट ऑफ A and B makes an angle alpha with A and beta with B। ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं आ रहा है। तो रिजल्टेंट जो है B मेक्स एन एंगल अल्फा विथ A के साथ वो अल्फा बना रहा है। The resultant of A and B makes an angle alpha with A and beta with B। और इसके साथ वो बना रहा है बीटा एंगल। इसमें कंसेप्ट ये लगता है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के तरफ रिजल्टेंट का झुकाव होगा। अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर A बड़ा है
इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, तो इसका मतलब होगा कि ए के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है अल्फा वो छोटा हो जाएगा बी के साथ जो रिजल्टेंट बना रहा है एंगल बीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मान लीजिए ये फोर्स है तो ये ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ न खींचेगा, ये कम फोर्स वाला है तो इससे ये दूर जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके तरफ रिजल्टेंट का एंगल जो होगा वो कम होगा, यानी झुकाव उसके तरफ ज़्यादा होगा, और दूसरे से वो दूर जाएगा तो उसके तरफ एंगल जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। तो इसी कंसेप्ट पे चलना है। तो ये अल्फा लेस देन बीटा, तो ये तो किसी आधार का नहीं है। किस आधार पर कह सकते हैं कि अल्फा बड़ा है या छोटा है? जब तक से उस वेक्टर पर विचार नहीं करें तो ये तो नहीं होगा। कह रहा है कि अल्फा एंगल छोटा है बीटा से, तो ए भी छोटा होगा बीटा से, ये नहीं होगा। अगर अल्फा छोटा है तो ए बड़ा होगा। देखिए अल्फा छोटा है तो ए बड़ा है मैग्नीट्यूड, अल्फा छोटा है बीटा से तो ए बड़ा होगा बीटा से, ये वाला होगा। और दोनों एंगल अगर बराबर है, मान लीजिए एक और कंडीशन है कि अगर अल्फा बराबर बीटा हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। तो ये तो यहाँ कंडीशन है नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं ना है, ये वाली कंडीशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। होगा यही कंसेप्ट, यही लगता है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी तरफ रिजल्टेंट का झुकाव होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उस तरफ रिजल्टेंट जो है वो छोटा एंगल बनाएगा दूसरे वेक्टर के अपेक्षा। यही कंसेप्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, द component of a vector is, पहला है always, less than, its magnitude। दूसरा है always greater than its magnitude। तीसरा है always equal to
its magnitude सबसे पहले इसको जानने के लिए मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और यहाँ कोई एंगल बनाता है थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कोई मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बनाता है। तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो ए साइन थीटा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मान लीजिए कि इसको हम ए एक्स लिख सकते हैं, इसको ए वाई लिख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कंपोनेंट ऑफ वाई यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग। कॉस थीटा का मान जो होता है या साइन थीटा का जो मान होता है वो हमेशा इतना ही होता है, एक से बड़ा नहीं होगा, या तो एक के बराबर होगा नहीं तो एक से छोटा होगा। अब चलिए इसके मैग्नीट्यूड पे विचार करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए केवल वेक्टर की साइन का जरूरत नहीं है। ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ए एक्स बाई ए बराबर कॉस थीटा लिख सकता हूँ। उसी तरह से ए वाई बराबर ए साइन थीटा लिख सकता हूँ। ए वाई बाई ए बराबर साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो अब हमको जो विचार करना है वो करना है इस पर। हमने लिखा है ए एक्स बाई ए बराबर कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा क्या है, इतना है। यानी कि इसको लिख सकते हैं ए एक्स बाई ए लेस देन इक्वल टू 1। उसी तरह से ए वाई बाई ए इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वाई बाई ए लेस देन इक्वल टू 1। अब चलिए इस पर विचार करता हूं।
एक कंडीशन मान लीजिए कि ए एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो लेस देन ए हो जाएगा। एक दूसरा हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा इससे, और इसमें एक कंडीशन हो जाएगा ए वाई इक्वल टू ए और ए वाई लेस देन ए। इसको ब्रेक करेंगे तो यही मिलेगा। तो ए का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो कहने का मतलब कि ये लेस देन कब होगा? ये तब होगा जब ये कंपोनेंट जो है ए एक्स ए से छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट एक्स में भी है और वाई में भी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग। और जब ये बराबर हो जाएगा ए का, इसका मतलब ये है कि ए वाई में इसका कंपोनेंट जीरो है, इसलिए कि ये जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। उसी तरह से ए वाई बराबर ए का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक्स है ना, तो एक्स वाला ये एक्स है तो ए वाई में जीरो है, वाई में जीरो है, और ये ए वाई बराबर जीरो है। इसका मतलब है कि इसका कंपोनेंट जो है वो एक्स में जीरो है। और इसका मतलब है कि ये दोनों प्लेन में लाई करता है इसका कंपोनेंट है। जब ए से छोटा है, इसका मतलब है कि ये क्या करता है, लाइज इन बोथ एक्सेस। इसको भी लिख सकते हैं लाइज इन बोथ एक्सेस। मतलब ए वाई में इसका कंपोनेंट जीरो नहीं है। इसको लिख सकते हैं कि ये ए एक्स में इसका कंपोनेंट जीरो के बराबर नहीं है, तब ये हुआ। और इसको लिख सकते हैं कि ए वाई में इसका कंपोनेंट जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तब ये हुआ। अगर बराबर है तो किसी एक एक्सिस के अलोंग है। इसलिए है कि जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना इसका मैग्नीट्यूड, जितना इसका मैग्नीट्यूड उसका उतना ही इसका मैग्नीट्यूड। तो दूसरे एक्सिस में ये लाई कहाँ से करेगा? तो इस ऑप्शन पर विचार करते हैं। पहला कहता है कि ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो एक केस मान लिया जाता है कि ये लेस देन वाला सही है। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड ये कभी सही नहीं है। देख लीजिए, कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है, इसमें कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये तभी होगा जब कोई एक एक्सिस में ये लाई करेगा। तो यहाँ लिख देना होगा कि इफ लाइज इन वन एक्सिस देन इट इज ट्रू। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी एक में लाई करेगा तो ये ट्रू। तो इन सभी ऑप्शन को देखने के बाद सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही लगता है। इसलिए कि ऑलवेज तो हो नहीं सकता है, बराबर इसके मैग्नीट्यूड के ये बराबर नहीं हो सकता है। और इसमें अधिकांश केस मिलता है कि ये मैग्नीट्यूड से लेस होता है। देखिए, इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड से लेस है।
तो इस तरह से इसको आप लोग समझ लीजिए, तो आगे फिर विचार करेंगे। इसमें ये होगा तभी ये होगा। इफ लाइज इन वन एक्सिस देन इट इज, कोई एक एक्सिस में ही इसका जो कंपोनेंट हो होना चाहिए। जैसे x में ही कंपोनेंट हो y में 0, या y में ही इसका कंपोनेंट हो x के लॉन्ग 0, तो ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब एक अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। ए वेक्टर ए पॉइंट्स vertically upward and vector B points towards the vector product A cross B each पहला है along west, दूसरा है along east, तीसरा है 0 और चौथा है वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए इसमें क्या होगा, ये कहने का मतलब है कि कोई वेक्टर है अपवार्ड ऊपर की तरफ, इसका नाम है ए वेक्टर। एक दूसरा वेक्टर है नीचे की तरफ, इसका नाम है बी वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। कंसेप्ट ये है इसमें कि ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है और इससे वेक्टर मिलता है,
और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को बताता है। जैसे मान लीजिए कि ये है ए, ठीक है, ये है आपका बी, तो हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ए से बी की ओर ऐसे उंगली कीजिए, ए से बी की ओर जाइए, आपका अंगूठा जिधर पड़ता है वो उसका डायरेक्शन हो गया, तो इसका डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे डायरेक्शन हो गया, यही वो एन कैप है। अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो बी से ए, बी से ए की ओर ये 4 उंगली ले जाइए ऐसे, बी से, तो अंगूठा अंदर की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ ऐसे होगा 90 डिग्री, वही है एन कैप। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा क्या है 180 बन रहा है ना। ज्यामिति में हम लोग पढ़े हैं कि कोई एक लाइन है, उस लाइन के एक बिंदु के एक तरफ कितना बनता है 180 का एंगल बनता है, तो 180 का बन रहा है। अब इसमें फिट कर देंगे ए बी साइन थीटा के जगह क्या करेंगे साइन 180 डिग्री, ठीक है, एन कैप। साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है 0, ये टोटल 0 हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा 0। तो इसका मतलब है कि दो फोर्स या दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। ये दिमाग में रखिएगा। देखिए एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, ये अपोजिट लग रहा है, तो अपोजिट लग रहा है तो 180 का एंगल बन रहा है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा वो 0 के बराबर होगा। क्योंकि ये जो होता है, देखिए ये जो होता है ये फार्मूला होता है, ये जो है फार्मूला है। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव 1 का लास्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ सर्किल circle is stated as 2.12 cm. Its area should be written as, पहला ऑप्शन में है आपका 14 cm स्क्वायर 14 cm स्क्वायर, दूसरा में है 14.1 cm स्क्वायर, सी ऑप्शन है 14.11 cm स्क्वायर, डी ऑप्शन है
14.124 cm स्क्वायर। मान लीजिए कि ये कोई सर्किल है, इसका ये आपका रेडियस हो गया 2.12 cm का, ये रेडियस हो गया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्किल के एरिया का? ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान देंगे 3.14। तो इसमें और आर का जो मान देंगे वो क्या देंगे 2.12 आर का मान देंगे, सीएम है। तो इसी में इसका मान पुट करेंगे तो 3.14 गुना 2.12 आर का स्क्वायर है ना 2.12। अब देखिए 2.12 और 2.12 में गुना कर दीजिए। 2.12 में गुना करेंगे कितना आएगा 4 2 4 2 1 2, फिर यहाँ आ जाएगा 4 2 4, ठीक है। 4 4 4 1 5 5 4 9 2 2 4 4 1 2 3 4, यानी कितना आ गया 1 2 3 4। और फिर इसमें गुना करना है 3.14 से, इसको भी गुना कर दीजिए। चर्चौ का 16, चर्चौ का 16 1 17, नचौ का 36 1 37, चर्चौ का 16 3 19, चर्चौ का 16 1 17। ये 4, ये भी 4, ये 9 4 4, फिर 3 से गुना कीजिए। 4 3 12, 4 3 12 1 13, 27 1 28, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13। ये 6 हो गया, 7 4 11 हो गया, 4 2 6 1 7 7 14 हो गया, 7 4 11, 4 2 6 1 7 7 14 1 9 9 18 19 20 21 22 हो गया, 8 2 10 4 14 14 और 7 21 की एक हाथ में लगल 2, 4 4 8 2 10 1 11 की एक हाथ में लगल 1, 3 1 4 1। अब पॉइंट दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना पॉइंट हो गया। तो हमें मिला 14.112416, ठीक है। अब चूंकि इसको सिग्निफिकेंट फिगर में हमको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन सब सही है।
तो देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है कि दो नंबर के प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे यहाँ हमने दो नंबर का प्रोडक्ट किया ना, मान लीजिए कि 3.14 किया एक, और फिर किया यहाँ 4.4494। अरे इसको तो इतना लिख सकते हैं ना, इतना बराबर इतना हो सकता है, ये बराबर ये, जैसे इसमें इससे गुना किए तो ये बराबर जो केवल इतना है वो इतना के बराबर हो सकता है। तो देखिए ये 3 फिगर का है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें अगर दो अंक मतलब दो का प्रोडक्ट किया जाता है तो जो कम होता है उतना ही में हमको क्या करना है, उत्तर सिलेक्ट करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में उत्तर जो उत्तर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में सिलेक्ट होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि 3.14 ये हुआ और इसका मान हो गया 4.4944। तो एक ये जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है और ये क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में है। एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर, एस से सिग्निफिकेंट, एफ से फिगर। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर में है। तो इनका प्रोडक्ट है। तो अब जो हमें उत्तर चाहिए वो मिनिमम वाला चाहिए, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही हमको उत्तर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, इसको राउंड अप कर लेते हैं। राउंड अप करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहला राउंड अप करेंगे इसको, तो लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जुट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, राउंड अप कर रहे हैं, 14.1124, ये 1 2 में बदल जाएगा। फिर राउंड अप कीजिए 14.112, अब ये 5 से कम है तो ये 4 ही रहेगा। फिर राउंड अप कीजिए यहाँ 14.112, 5 से कम है तो ये 2 ही रहेगा। अगली बार राउंड अप कीजिए 14.1, अब ये 2 क्या है 5 से कम है तो 1 ही रहेगा। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। फिर राउंड अप कीजिए 14.1 के बाद वो 5 से कम है तो 1 ही रहेगा, यानी कि सही उत्तर जो होगा वो ये होगा 14.1 cm²। कहने का मतलब कि उत्तर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये लगभग इतना है ही। लेकिन इसमें मोर एप्रोप्रिएट कौन है, इसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ, वी हैव टू यूज सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव 1 जो है समाप्त हुआ। अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव 2 पे चर्चा होगी।